हाय ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सीए अंशुल अग्रवाल। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त, और आप लोगों के लिए लेके आऊं ये एक अमेजिंग सीरीज। यस माय डियर फ्रेंड्स, अपनी पूरी टीम के साथ आप लोगों के लिए अमेजिंग डिविजनरी सीरीज लेके आऊं इसी यूट्यूब चैनल एकाग्रता सीए पे। आज का जो लेक्चर है ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टाइम टेबल एक बार मैं फटाफट आप लोगों के लिए दोहरा देता हूं। तो वो सभी बच्चे जो जनवरी 25 और आगे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए रिविजनरी सीरीज है। तो मंडे को सुबह 8 बजे ऑडिटिंग की लेक्चर्स होते हैं, शाम को 5 बजे एडवांस अकाउंटिंग की। तो मंडे और थर्सडे का टाइम टेबल सेम है। ट्यूसडे को सुबह 8 बजे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे इन दोनों का टाइम टेबल सेम है। सुबह 8 बजे आप मुझसे मिल रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, और शाम को लॉ के लेक्चर्स लगेंगे 5 बजे। और उसके बाद में वेडनेसडे एंड देन लेटर सैटरडे दोनों दिन का टाइम टेबल सेम है, जहां पर सुबह 8 बजे आप एफएमएसएम की रिवीजन्स करेंगे जतिन सर के साथ, और शाम को 5 बजे टैक्सेशन की रिवीजन करेंगे निशांत सर के साथ। ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए प्रीमियर कर रहा हूँ ताकि इसको मैं ज़्यादा इफेक्टिव बना सकूँ। दोस्तों, आज से ही मेरी सीए इंटरमीडिएट की रेगुलर बैच चालू हुई है। आप लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सीए इंटरमीडिएट मई एंड सितंबर 25 की ग्रुप 2 की बैच आज से स्टार्ट हुई है, और इसी समय मैं अभी लाइव हूँ हमारी इस बैच में, जिसके लेक्चर्स यूट्यूब पे भी डेमो प्ले हो रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि आप उस लेक्चर में चले जाएं, वो रेगुलर बैच है, नई बैच चालू हुई है। आप लोग जो रिवीजन करना चाहते हैं आप लोगों के लिए सेशन है। तो मैंने कहा कि पहले ही मैं आप लोगों के लिए शूट कर लेता हूं। सुबह 8 बजे का टाइमिंग मेरी ऐप की क्लास का टाइमिंग होता है, लेकिन हाईएस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको यहां पर मैं दूंगा, ये मेरी पूरी आपसे गारंटी है, अश्योरेंस है आप लोगों के साथ। करेक्ट। तो ये बैच हमारा आज से स्टार्ट हुआ है। इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का जो भी बच्चे मई, सितंबर और उसके आगे अटेम्प्ट देना चाहते हैं, चिल्ड्रंस डे कल था, उसके स्पेशल उपलक्ष्य में हम लोग 30% ऑफ आप लोगों को दे रहे हैं इस बैच में। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो 30% ऑफ आप लोगों को मिलेगा। इतना ही नहीं है, जो रिवीजन सेशंस चल रहे हैं, इन रिवीजन सेशंस की टाइम टेबल के हिसाब से हम लोगों ने आपके वीकली टेस्ट प्लान किए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मटीरियल कॉस्टिंग और एम्प्लॉय कॉस्टिंग, ये दोनों जो कॉस्टिंग के चैप्टर्स हैं, इसकी टेस्ट लाइव हो जाएगी सैटरडे को, 16 नवंबर सैटरडे को। और ये आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टेस्ट दे सकते हैं। डेली मॉर्निंग के जो मैं टारगेट दे रहा हूँ उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। एडवांस्ड अकाउंटिंग की टेस्ट लाइव होगी 17 नवंबर संडे को सुबह 8 बजे ऑन द टॉपिक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आप एकाग्रता अड्डा 247 के ऐप के यूजर हैं तो अब आप अपने दोस्तों को रेफर कर कर भी एडिशनल डिस्काउंट्स अर्न कर सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी में ये 3 सक्सेस मंत्रास को फॉलो करता हूँ, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस, और इसी को फॉलो करने की आपको सजेशंस देता हूँ। दोस्तों, ये जो आप रिवीजन बैच देख रहे हैं इसमें हम एक पहला सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं मटेरियल कॉस्टिंग का, जहां पर मैंने आप लोगों से कहा था कि डिफाइन योर कॉन्फिडेंस लेवल आफ्टर वी हैव डन रिवीजन। बहुत ही धांसू, बहुत ही बढ़िया रिवीजन हुआ है। आज का हमारा जो रिवीजन है वो है एम्प्लॉय कॉस्ट का। तकरीबन समझ लीजिए 90 मिनट का हमारा ये सेशन होने वाला है, और 90 मिनट्स के सेशन में हम एम्प्लॉय कॉस्ट की रिवीजन करेंगे। अब हम रिवीजन कैसे करते हैं एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। जिन्होंने मटेरियल कॉस्ट नहीं देखा प्लीज जाइएगा, देखिएगा, प्रॉपर प्लेलिस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे बनाई गई है। नाउ सबसे पहले मैं कंसेप्चुअल रिवीजन करवाता हूं, बिकॉज थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। थ्योरी को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर 70 मार्क का जो पेपर आता है, पार्ट 2 जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, उसके अंदर थ्योरी आती है। तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर आपको करूंगा, डिटेल में करूंगा। आपको वो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को समझना है और उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकली सारे कंसेप्ट को समझेंगे, मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद में कुछ सेलेक्टेड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस या आरटीपी के क्वेश्चंस, मतलब बहुत ही सेलेक्टेड सोर्सेज से मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, वो क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पर एडिशनल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। नोट्स जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एकाग्रता सीए पे आप जाएंगे तो सेशंस खत्म हो जाने के बाद आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप पे सारे नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर? तैयार है सभी जने? तो मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ 10 सेकंड के लिए। फटाफट सब जने अपने रजिस्टर्स ओपन कर लीजिए, अपने कैलकुलेटर्स अपने पास ले लीजिए, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फटाफट अपने रजिस्टर्स ओपन कर लीजिए, स्टेशनरी आइटम अपने पास रखिए, और फिर हम लोग शुरू करते हैं हमारा ये आज का अमेजिंग सेशन। पानी की ग्लास आपके पास होनी चाहिए, और मेरे पास मेरा ये काढ़ा भी है, गला थोड़ा खराब है उसके लिए। इट टेस्ट वेरी यक। करेक्ट? नाउ सो एज आई सेड, ग्रुप 2
हमारी बैच चालू हो रही है यहाँ पर अड्डा 247 के ऐप पे, आज से चालू हो चुकी है। पहले 5 दिन डेमो लेक्चर्स यहाँ पर लगने वाले हैं। जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नाउ सिलेबस हमारा है ये आप लोगों के सामने, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एज आई ऑलवेज से, सी फॉर कॉस्टिंग एंड सी फॉर कॉमन सेंस, एंड कॉमन सेंस इज अनकॉमन इन एवरीवन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है। हर रोज सुबह आपको टारगेट्स दिए जा रहे हैं, वो टारगेट्स देखिएगा। मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, अगली वीक के जो हमारे टॉपिक्स हैं ना, नेक्स्ट वीक नंबर 2, 2 लेक्चर्स हैं हमारे, ट्यूसडे और फ्राइडे। ये दोनों लेक्चर्स इन 2 टॉपिक्स के ऊपर है। ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओवरहेड्स अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, यूनिट बैच कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हट चुका है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। सो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स के साथ। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट मैट्रिक्स? लास्ट लेक्चर में मटेरियल कॉस्टिंग टॉपिक के अंदर इसको हमने डिटेल में देखा था। अब हम यहां पर उसको क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। कॉस्ट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई कॉस्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑब्जेक्ट? Cost object is the product or service for which the cost is to be ascertained separately. Cost accounting के 3 ऑब्जेक्टिव सभी जने क्विकली रिवाइज करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट असरटेनमेंट, मतलब किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट पता लगाना। दूसरा होता है कॉस्ट रिडक्शन, एक बार जो कॉस्ट पता लगा दी उसकी कॉस्ट को कम करना, रिड्यूस करना। और तीसरा होता है कॉस्ट कंट्रोल, एक बार जो कॉस्ट पता लगा दी, जिस कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, अब उस रिड्यूस की हुई कॉस्ट को पकड़ के रखना, उसको कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है कॉस्ट अकाउंटिंग के। कॉस्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन फिर से रिपीट करता हूं, द प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच द कॉस्ट इज टू बी असरटेन्ड सेपरेटली। अब जो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट को बनाने में कुछ हमारे कॉस्ट लगते हैं, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट लगता है, जैसे कि एम्प्लॉय कॉस्ट लगता है, लेबर कॉस्ट, जैसे कि एक्सपेंसेस मतलब खर्चे लगता है। अब ये तीनों कॉस्ट जो है 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर मैं तीनों डायरेक्ट को एक साथ लेकर आता हूं तो उसे कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज द वाइटल कॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट एलिमेंट। मतलब ये वो कॉस्ट है जिसके बिना ना प्रोडक्ट बनाना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है, उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। अगर मैं तीनों इनडायरेक्ट एक साथ लेकर आता हूं तो उनको कहा जाता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट के सर पे जाकर बैठता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ओवरहेड। क्या कहते हैं बेटा जी? ओवरहेड। सो द कॉस्ट विच इज एडिशनली इंकर्ड, इसको कहते हैं ओवरहेड। तो ओवरहेड कॉस्ट जो होती है दोस्तों, इसको सपोर्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं आप। सपोर्ट कॉस्ट इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये कॉस्ट आपके बिजनेस के लिए एसेंशियल नहीं है, बट आपके बिजनेस को सपोर्ट करती है, एनहांस करती है। तो आप अगर देखेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में मटेरियल कॉस्ट में भी एग्जांपल दिया था कि जो लग्जरी गुड्स होते हैं वो लग्जरी गुड्स में प्राइम कॉस्ट कम होती है, ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा होती है। आप लग्जरी कार्स ले लीजिए, लग्जरी हैंडबैग्स ले लीजिए, लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड ले लीजिए, उन सब में आपको ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा मिलेगी। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें एम्प्लॉय कॉस्ट की, तो एम्प्लॉय कॉस्ट के टेबल ऑफ कंटेंट को एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है। कोशिश मेरी पूरी रही है कि बहुत ही ब्यूटीफुली आप लोगों के लिए एक जगह मैं टीओसी बनाऊं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर लेबर टाइम मॉनिटरिंग के बारे में समझना है कि एम्प्लॉय या जो हमारी लेबर है उनके टाइम को हम कैसे मॉनिटर करेंगे। हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम, ascertainment of labor cost, what are the various elements of wages, what is the various types of bonus, terminal benefits like provident, ESI, gratuity, what are the various type of deductions, लेबर टर्नओवर रेशियोज के ऊपर हम यहाँ बात करेंगे, रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड, फ्लक्स मेथड, एक्सेशन मेथड एंड इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियोज फॉर द ईयर। अब ये वाला जो पार्ट है ये आपके एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये टॉपिक जो है इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग टॉपिक। इस पर डिस्क्रिप्टिव पार्ट 2 में भी क्वेश्चन आ सकता है और एमसीक्यू पार्ट 1 में भी क्वेश्चन आ सकता है। लेबर रेम्यूनरेशन सिस्टम देखेंगे हम, टाइम रेट वेजेस, पीस रेट वेजेस और सबसे इंपॉर्टेंट है हाल्से एंड रोवन, हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ लेबर यहाँ पर 2 टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट लेबर, दूसरी होती है इनडायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है वो लेबर जो डायरेक्टली कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे एंगेज्ड होती है, मतलब दोज लेबर विच आर डायरेक्टली एंगेज्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज डायरेक्ट लेबर। Direct labor cost is identified as cost which can be identified with and allocated to the cost center or cost units. Ascertainment and treatment of direct labor cost is covered in this topic. इस टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लेबर कॉस्ट कवर करें, लेकिन कौन सी लेबर कॉस्ट? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको 2 तरीके के लोग दिख रहे हैं, एक
तो वो मजदूर देख रहे हैं जो लुंगी पहने हैं, बनियान पहने हैं और एकदम है ना पसीने से भरे हुए हैं और सर पे तगारी लेकर उसमें ईंट सीमेंट ये सब लेकर वो काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको उनका सेल्स ऑफिस दिखेगा, वो सेल्स ऑफिस के अंदर एकदम सूट बूट टाई के अंदर पहने ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड हैंडसम बॉयज वहां पर खड़े। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस टॉपिक ये लुंगी वाला पर्सन भी मजदूर है और ये सूट बूट में खड़ा भी पर्सन मजदूर है, एम्प्लॉय है, दोनों एम्प्लॉयज है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो सूट बूट टाई पहनकर खड़ा है ना वो है इनडायरेक्ट लेबर, और जो ये मजदूर है लुंगी वाला ये है डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है वो लेबर जिसके बिना कॉस्ट ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। और एक बार सभी जने मेरे साथ डेफिनेशन बोलेंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है द प्रोडक्ट और द सर्विस फॉर विच द कॉस्ट इज टू बी असर्टेन्ड सेपरेटली। द प्रोडक्ट और द सर्विस फॉर विच द कॉस्ट इज टू बी असर्टेन्ड सेपरेटली उसे कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो जो लेबर डायरेक्टली कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे इन्वॉल्व होती है उसे कहते हैं डायरेक्ट लेबर और बाकी इनडायरेक्ट लेबर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट में जो शेफ होते हैं जो खाना बनाते हैं वो है डायरेक्ट लेबर, बाकी लोग कौन है? इनडायरेक्ट लेबर। टीचिंग के लिए ले लीजिए, एकाग्रता का ये पूरा इकोसिस्टम है, पूरी कंपनी है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, मैं लेबर हूँ। कौन सा लेबर हूँ? डायरेक्ट लेबर, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? मतलब अगर आज कोई भी टीचर एब्सेंट होता है तो क्लास नहीं लगेगी, लेकिन हाँ अगर मेरा कोई सपोर्ट टीम मेंबर एब्सेंट होता है तो क्लास लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, क्योंकि वो कौन सा लेबर है? इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर चार्जेस जो हम पे करते हैं वो कहाँ पर जाता है बेटा जी? इट गोज टू ओवरहेड्स। लेबर रिकॉर्ड कीपिंग, इसको कहते हैं टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। अच्छे से कंसेप्ट को समझिएगा। टाइम कीपिंग का मतलब होता है इट रेफर्स टू द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द एम्प्लॉयज अटेंडेंस टाइम। मतलब एम्प्लॉय जो है वो हमारे फैक्ट्री में, वो हमारे ऑफिस में, वो हमारे प्रीमाइसेस में कितना समय स्पेंड करता है उसको कहते हैं टाइम कीपिंग। क्या कहते हैं बेटा जी? टाइम कीपिंग। मतलब द डिफरेंस बिटवीन हिज एंट्री एंड हिज एग्जिट टाइम। आई रिपीट, the difference between his entry and his exit time is known as time keeping। इसको टाइम कीपिंग के अलग अलग रिकॉर्ड रखने के तरीके हो सकते हैं। कुछ मैनुअल मेथड्स हो सकती है कि आप रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं, और कुछ ऑटोमेटिक मेथड्स हो सकती है। आजकल आपने देखा बायोमेट्रिक है, फेस रिकॉग्निशन है, ऑनलाइन पंचिंग सिस्टम होता है, पंच कार्ड्स होते हैं, अलग अलग सिस्टम होता है। दूसरा होता है टाइम बुकिंग। अब समझना, एक एम्प्लॉय जब हमारे फैक्ट्री में आता है, एक एम्प्लॉय जब हमारे प्रीमाइसेस में आता है, हमारे ऑफिस में आता है, तो ऑफिस में आने के बाद क्या वो तुरंत काम करना चालू करता है? द आंसर इज नो। आने के बाद उसको काम करने में समय लगता है। अब एक एग्जांपल मैं अपने क्लास में देता हूँ, वापस वही एग्जांपल दोहराता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं एक बार दुबई में एक डिजाइनर ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्लांट में गया था। समझना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में गया था। डिजाइनर ज्वेलरी ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, वेल रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहाँ पर मैंने एक नया सिस्टम देखा कि जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो एम्प्लॉयज़ जब भी अपने कंपनी के प्रेमाइसेस में आते हैं सबसे पहले जाते हैं वो चेंजिंग रूम में, और चेंजिंग रूम में जाकर उनको अपने पूरे कपड़े खोलने होते हैं। पूरे का मतलब समझ रहे हो? पूरे। और वो पूरे कपड़े खोल के उनको यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद उनको मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है। मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है जस्ट टू चेक कि कहीं उनके पास कोई मेटल तो नहीं है। मतलब अगर पर्सनल भी उन्होंने कोई ज्वेलरी पहन रखी है तो वो सब उनको निकालनी पड़ती है। दे हैव टू ओपन इट ऑल। और फिर बाद में वो प्रोडक्शन फ्लोर पे जाते हैं। जब वो प्रोडक्शन फ्लोर पे जाते हैं वहाँ पर वो अपना काम करते हैं, जहाँ पर दे डील विद द प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड इवन डायमंड्स, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड रिनाउंड डिजाइनर ज्वेलरी ब्रांड। लाखों की, करोड़ों की ज्वेलरीज आती है उस ब्रांड की। अब अगर किसी ने चोरी कर लिया तो आप एक बार इमेजिन करो, अगर वो ये सिस्टम नहीं रखते थे कि एम्प्लॉयज़ आएंगे, चेंज करेंगे पूरे कपड़े, कंपनी ने उनको एक जंप सूट दिया था ऊपर से लेकर नीचे तक जिसमें कोई पॉकेट नहीं है, तो आपके पास छुपाने की कोई जगह नहीं है, कहीं कोई मेटल है ही नहीं, तो आपको आते समय जाते समय मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना था। अगर आप कोई भी चीज़ चुरा के ले जा रहे हो ना तो आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? पता चल जाएगा। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने इतने इंतज़ाम बनाकर रखे। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स,
ये जो समय लग रहा है कंपनी में आने के बाद, ये टाइम कीपिंग में तो कैप्चर हो रहा है, लेकिन क्या ये जो चेंजिंग वगैरह का टाइम है, ये टाइम यूज हो रहा है? द आंसर इज नो। क्या ये प्रोडक्टिव टाइम है? द आंसर इज नो। तो दूसरा कंसेप्ट होता है टाइम बुकिंग। मतलब जब भी कोई एम्प्लॉय किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे, किसी स्पेसिफिक टास्क पे काम करता है, तो वहां वो अपना टाइम बुक करता है, ताकि पता चलता है कि आज मैंने किस किस मशीन पे कितने कितने घंटे काम किया है, आज मैंने किस किस प्रोजेक्ट पे कितने कितने घंटे काम किया है। कुछ ही महीनों बाद जब आप सीए इंटर क्लियर कर जाओगे ना, एडवांस में कह रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तब आप आर्टिकलशिप चालू करोगे। आर्टिकलशिप में आप अलग अलग क्लाइंट्स पे काम करोगे। जब आप अलग अलग क्लाइंट्स पे काम करोगे तब क्या होगा? तब आपको अपने बॉस को बताना पड़ेगा कि आज आपने अपने 8-9 घंटे को कैसे स्पेंड किया है, कहां खर्च किया है, कौन से क्लाइंट पे कितना काम किया है। उसको कहते हैं टाइम बुकिंग। अब समझना, टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग, टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग, इसको टेक्निकली कहा जाता है आइडल टाइम। क्या कहते हैं? आइडल टाइम। अब वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो सारी लेबर जो है वो फैक्ट्री में आती है। फैक्ट्री में आ जाने के बाद वो लेबर पहले चेंजिंग रूम में जाती है, वहाँ जाकर वो चेंज करती है। इन सब में टाइम नहीं जाता है, बिल्कुल टाइम वेस्ट होता है। मतलब ये जो टाइम है ये टाइम कीपिंग में कैप्चर हुआ है, पर टाइम बुकिंग में कैप्चर नहीं हुआ है। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम दो टाइप का होता है, एक जिसे कहते हैं नॉर्मल आइडल टाइम, बियॉन्ड योर कंट्रोल, लगना ही लगना है। अब लेबर आई है तो टाइम लगेगा ही, लेबर चेंज करेगी तो टाइम लगेगा ही, खाना खाने जाएगी तब भी टाइम लगेगा, चाय पीने जाएगी तब भी टाइम लगेगा, एक जॉब से दूसरे जॉब पे जाएगी, एक मशीन से दूसरे मशीन पे जाएगी, अगर आर्टिकल्स है तो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट के यहाँ जाएंगे तो भी टाइम लगेगा। इस सबको क्या कहते हैं? नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम मीन्स अनअवॉइडेबल, बियॉन्ड योर कंट्रोल, आप चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम किसे कहते हैं? ये वो आइडल टाइम होता है जो कंट्रोलेबल है, बियॉन्ड योर कंट्रोल। सर एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल। मैं मशीन पे पहुंच गया हूं काम करने के लिए, मैं लेबर हूं, मशीन पे पहुंच गया हूं काम करने के लिए, लाइट चली गई, लेबर खाली बैठी है, एबनॉर्मल आइडल टाइम। लेबर काम करने के लिए तैयार है, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, एबनॉर्मल आइडल टाइम। मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, एबनॉर्मल आइडल टाइम। किसी और कारण की वजह से प्रोडक्शन रुक गया, एबनॉर्मल आइडल टाइम। लेबर्स की हड़ताल हो गई, एबनॉर्मल आइडल टाइम। कोई भी चीज, समथिंग विच इज कंट्रोलेबल, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते थे कोई भी तरीके से, कोई भी मतलब मीन्स एंड वेज से हम उसको प्रिवेंट कर सकते थे, उसको क्या कहते हैं? एबनॉर्मल आइडल टाइम। समझ में आ रहा है? एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब मैं तो कितनी बार सोच रहा हूँ, ये डिजाइनर ज्वेलरी का जो शोरूम था या जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, वहां अगर महिलाएं रही होती थी तो एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना ज्यादा होता था। भाई हम जो लड़के लोग होते हैं ना, हमको परेशानी नहीं, हम लोग गए चेंज किया, हमको कांच में देखने की जरूरत नहीं, सिंपल है, सिंपलिसिटी में बिलीव करते हैं। हमारे जो महिलाएं हैं आप देखिए, ये तो बेटा वॉशरूम में भी जाती है तो सबसे पहले वॉशरूम में इसलिए नहीं जाती क्योंकि वॉशरूम को यूज करना है, वॉशरूम में इसलिए जाती है क्योंकि कांच के सामने जाकर खुद को देखना होता है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डू दिस और नॉट? टेल मी ऑनेस्टली, टेल मी ऑनेस्टली। आप जाकर देखेंगे ना, हर एक लड़की की इंस्टा प्रोफाइल में, नहीं मैंने नहीं देखा है, मतलब जस्ट होगा ऐसा, मतलब मैं ज्यूम कर रहा हूँ, हर एक लड़की की इंस्टा प्रोफाइल में आपको एक ना एक मिरर सेल्फी तो 100% मिलेगी, 100%। कौन सा टाइम है? एबनॉर्मल आइडल टाइम। समझ में आ रहा है? तो अब आप कुछ कर नहीं सकते। तो नॉर्मल आइडल टाइम क्या कहा मैंने? अनकंट्रोलेबल। एबनॉर्मल आइडल टाइम कंट्रोलेबल होता है। समझ में आया? नॉर्मल आइडल टाइम अनकंट्रोलेबल, एबनॉर्मल आइडल टाइम कंट्रोलेबल। क्लियर हो गया सबको? पक्का? नाउ ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम के ऊपर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम पे देखते हैं क्वेश्चन। एक्स, एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी कंपनी गेट्स द फॉलोइंग एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमोल्यूमेंट्स? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, है ना? जिनको नहीं पता लिख लीजिए, एमोल्यूमेंट्स का मतलब हुआ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। आईसीआर मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बेसिक पे है 10,000 रुपीज अ मंथ, डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता इज 2,000 पर मंथ, बोनस इज 20% ऑफ सैलरी एंड डीए,
other allowances are given, employer's contribution to provident fund is given, X works for 2400 hours per annum, out of which 400 hours are non-productive hours and treated as normal idle time, you are required to compute the effective hourly cost of employee X. तो आपका जो एम्प्लॉय है X, उनकी इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट आपको निकालनी है. बिल्कुल बेसिक से अगर मैं स्टार्ट करूं, हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट? व्हाट डू यू थिंक विल बी द फॉर्मूला? इफेक्टिव आर्ली रेट इज इक्वल टू टोटल wages divided by total hours available minus normal idle time. क्लियर हो गया? तो टोटल वेजेस हमको निकालने पड़ेंगे. अब टोटल वेजेस को हम डिवाइड करेंगे किससे? आवर्स अवेलेबल आर 2400, जिसमें से 400 आवर्स कैसे हैं? दे आर नॉन प्रोडक्टिव एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम. अब हमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है किस चीज़ के लिए? न्यूमरेटर के लिए, ताकि हमें जाकर पता चल जाए कि एक्स जो मेरा एम्प्लॉई अगर वो 1 घंटे काम करता है तो उसका आर्ली रेट क्या बनता है. ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़े फॉर्मेट्स वगैरह को सरपास करके डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ. चलेगा ना भाई लोगों? चेक कर लो फटाफट. नाउ सबसे पहले बेसिक पे कितना है बेटा जी? सबसे पहले बेसिक पे 10,000 रुपीज़ पर मंथ. क्लियर है? मंथली कैलकुलेशन करता हूँ. डीएनएस अलाउंस कितना है? 2,000 रुपये महीना. तो टोटल हो गया बेटा जी 12,000 रुपीज़ पर मंथ. फिर आपसे कहा है कि आपको इसके ऊपर मिलेगा बोनस एट द रेट ऑफ 20%. तो 12,000 का 20% बोनस मिलेगा आपको, मतलब 2,400 रुपीज़. तो ये अमाउंट हो गया 14,400 रुपीज़. अभी तक हम जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो कर रहे हैं मंथली. कैसे कर रहे हैं बेटा जी कैलकुलेशंस? पर मंथ. आपसे कहा है अदर अलाउंसेस आर 2,500 पर मंथ. ये क्लियर हो गया? मैं इसमें लेता हूं अदर अलाउंसेस 2,500 पर मंथ. ये भी क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक. अब क्वेश्चन कहता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज 10% ऑफ सैलरी एंड डीए. थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं. प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है? इट्स अ टर्मिनल बेनिफिट. टर्मिनल बेनिफिट का मतलब होता है द बेनिफिट टू बी गिवन टू द एम्प्लॉयज आफ्टर देयर रिटायरमेंट, ऑन देयर टर्मिनेशन, मतलब रिटायरमेंट के बाद. तो जब तक एम्प्लॉय आपके यहाँ एम्प्लॉयर के यहाँ सर्विस कर रहा है तब तक तो बेटा जी आप उसको सैलरी पे कर रहे हो. लेकिन क्या उसके खर्चे बंद हो जाएंगे जिस दिन वो आपके यहाँ से रिटायर होगा? द आंसर इज नो. तो इंडिया में बहुत सारे कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए कानून बनाए गए हैं, कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं जिनको हम कहते हैं लेबर लॉस. उसमें से एक एक्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी प्रोविजंस एक्ट. आई थिंक इट्स 1952 या 1951. ये एक्ट जो है ये कहता है कि एम्प्लॉयर को 2 चीज़ें करनी है. एक तो एम्प्लॉय को जो पैसा दिया है ना, जो पेएबल है, उसमें से एक अमाउंट डिडक्ट करना है टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, ध्यान से सुनना, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. और दूसरा, एम्प्लॉयर को भी इक्वल अमाउंट अपनी जेब से डालना है. तो अब जब भी एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय का कॉस्ट निकालता है, जिसको टेक्निकली कहते हैं CTC, कॉस्ट टू कंपनी, तो वो वहां पर क्या करता है? एम्प्लॉयर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी उसमें ऐड करता है. सीधी बात है, अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूं और मैं अपने एम्प्लॉय पे कोई भी खर्चा कर रहा हूं, मैं आपका मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा हूं, तो वो प्रीमियम मैं आपके लिए खर्चा कर रहा हूं, वो आपके लिए एक बेनिफिट है, आपका इमोल्यूमेंट है, और मेरे लिए आपकी कॉस्ट है. तो आपकी जब मैं CTC निकालूंगा ना, कॉस्ट टू कंपनी निकालूंगा, तो मैं उसमें वो अमाउंट भी ऐड करूंगा. ठीक है, तो मैं यहां पर इसमें ऐड क्या करता हूं? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 10% ऑफ सैलरी एंड डीए. जरा चेक कर लो बेटा जी सैलरी और डीए की फिगर कितनी है. सैलरी और डीए की फिगर है ये 12,000 रुपये. उसका 10% होता है 1,200 रुपीज़. तो 14,400 प्लस 2,500 प्लस 1,200, दिस बिकम्स 18,100 रुपीज़ पर मंथ. कितना है? 18,100 रुपीज़ पर मंथ. लेकिन मैंने जो ऊपर आवर्स लिए हैं वो मंथली नहीं लिए हैं, वो मैंने कैसे लिए हैं? एनुअली लिए हैं.
तो मुझे न्यूमरेटर में जो टोटल वेजेस भी लेनी होगी वो कैसी लेनी होगी, एनुअली। तो 18,100 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, तब जाकर मुझे एनुअल वेजेस पता चलेगी। इज इट कमिंग 217200? चेक ऑल ऑफ यू। 2,17,200 रुपए आ रही है क्या? चेक कीजिएगा सभी जने। एनुअल वेजेस 2,17,200 रुपए, और इसको मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ आवर्स के साथ, 2,400 माइनस 400 मतलब 2,000 घंटों के साथ, तो आंसर आएगा 108.60 पर आवर। चेक ऑल ऑफ यू। इफेक्टिव रेट पर आर कितना होगा? 108.60 पर आर। चेक ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? चेक कीजिएगा। मुझे मेरे स्लाइड में ना एक एरर मिला है, मैं उसको पैरेलली रेक्टिफाई कर देता हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। जब तक आप छापू लोगों, इसको फटाक से छाप लीजिए। मैं आपको ये सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। ऑल दीज नोट्स आर प्रोवाइडेड टू यू, ताकि आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, एकाग्रता सीए का टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ गो टू डिस्क्रिप्शन एंड चेक ओवर देयर। क्लासेस बैक टू बैक है, बट आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इस चक्कर में मैं पहले से ही इसको रिकॉर्ड करके रखता हूँ। और दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन के आसपास का जो टाइम है, वैसे मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि मैं लाइव लूँ, लेकिन एग्जामिनेशन के आसपास का टाइम है, टाइम टेबल जो भी अलाउ करता है, जैसे भी अलाउ करता है, हम लोगों ने यही सोचा कि एक यूनिफॉर्म टाइम टेबल हमारे बच्चों के लिए बनाना है, और उसका बेनिफिट तभी होगा जब सारे टीचर्स की क्लासेस एक टाइम टेबल के हिसाब से ही लगेगी। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। चेक कीजिए ये क्वेश्चन सबका हुआ क्या। जस्ट 1 मिनट। What just happened? God only knows. Just give me 1 minute, guys. I didn't thought that even in recording it will create something like this. Just allow me 2 minutes, guys.
ओके, चलो जुगाड़ तो निकाल लिया भाई हम लोगों ने, ठीक है। तो अब ये तो था कंसेप्ट किस चीज का, आइडल टाइम का। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो ज्यादा समय काम करे, तो उसको टेक्निकली कहा जाता है ओवर टाइम। क्या कहते हैं? ओवर टाइम। पढ़ लेते हैं इस कंसेप्ट को। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है? जब हमारा एम्प्लॉय एक्स्ट्रा काम करता है। अब अगर हमारा एम्प्लॉय एक्स्ट्रा काम करता है तो हमें उसे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो दो अलग अलग टर्म्स होते हैं, एक जिसको कहते हैं नॉर्मल वेजेस और दूसरा जिसे कहते हैं ओवर टाइम वेजेस। ओवर टाइम वेजेस का मतलब होता है इट इज इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम प्रीमियम। तो नॉर्मल वेजेस तो जितना मिलेगा उतना मिलेगा, लेकिन आप ओवर टाइम प्रीमियम कर देते हैं, उसको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। सर ये एक्स्ट्रा पैसा क्यों देते हैं? बिकॉज आप उसको मोटिवेट करना चाहते हैं कि भाई तू एक्स्ट्रा काम कर। लॉजिक समझना यार, बात बहुत सिंपल है। मेरा एम्प्लॉय मंडे टू फ्राइडे काम करता है, सपोज कीजिए 5 डेज का वर्किंग सिस्टम है। अब मैं चाहता हूं कि वो सैटरडे को काम करे, मैं चाहता हूं वो संडे को काम करे, तो वो पहली बात सैटरडे संडे काम क्यों करेगा? इज ही लीगली ऑब्लाइज्ड और अबाइड टू वर्क विद मी फॉर सैटरडे संडे? द आंसर इज नो, बिकॉज हमारा जो वर्क कल्चर है वो तो मंडे टू फ्राइडे का है। लेकिन मेरी ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, क्लाइंट की ज़रूरत है, तो एम्प्लॉय से अगर मुझे एक्स्ट्रा काम करवाना है तो मुझे उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, उसको कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। जनरली मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, इक्वेशन बता देता हूँ। जनरली ओवर टाइम वेजेस आर 2x, ट्वाइस ऑफ नॉर्मल वेजेस। जितने भी वेजेस होते हैं उसका दुगना होता है जनरली। इसका मतलब है कि नॉर्मल वेजेस तो आप देते हैं, उसके अलावा उतना ही अमाउंट आप एक्स्ट्रा पे करते हैं ओवर टाइम का, उसको कहते हैं ओवर टाइम वेजेस। अब सवाल ये है कि जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन ओवर टाइम पे कर रही है उसके लिए तो ये खर्चा हो गया, लेकिन अब वो ये खर्चा चार्ज किससे करेगा? क्या वो अपने प्रॉफिट पे हिट लेगा या फिर वो खर्चा आगे किसी को चार्ज करने वाला है? आइए ये स्लाइड में उसको देखते हैं। इफ ओवर टाइम इज रिसोर्टेड to at the desire of the request of the customer, then overtime premium should be charged to the job directly. When I say charge to the job directly, मतलब charge to the customer। भैया अगर कस्टमर कहता है कि मुझे जल्दी बनाकर चाहिए, मुझे प्रोडक्ट फटाफट बनवाना है, मुझे काम जल्दी करवाना है, तो कस्टमर को आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल है, प्रेस का एग्जांपल ले लीजिए। आप कपड़े इस्त्री करवाने जाते हैं, आयरनिंग करवाने जाते हैं, वो आयरनिंग वाला आपको एक स्टैंडर्ड टैग दे देता है कि भाई यहाँ तक अभी तक आपको कपड़े इस डेट तक आयरनिंग करना है, बराबर है। लेकिन मेरे दोस्त अगर सपोज आप लोग कहते हैं कि नहीं भैया थोड़ी जल्दबाजी है, जल्दी करना है, फास्ट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? कपड़े वाला आपसे कहेगा भैया मैं नॉर्मली 8 रुपये कपड़ा लेता हूँ, अब आपको इमरजेंसी करवानी है तो आपको 15 रुपये कपड़ा देना पड़ेगा। कभी कभी आप देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है। तो उसको कौन से वेजेस कहते हैं? ओवर टाइम वेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? ओवर टाइम वेजेस। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? बहुत बार ICI एग्जाम में पूछ चुका है, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना। इफ ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड टू कोप अप, मतलब टू मीट द जनरल प्रोडक्शन प्रोग्राम or for meeting the urgent order, it should be treated as an overhead cost of a particular department or a cost center. If the overtime is worked in a department due to fault or mistake of some another department, अब there are dependent departments, मैं एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, समझना, मैं एक प्रोसेस का हिस्सा हूँ, मेरी जो प्रोसेस है वो इंटरमीडिएरी प्रोसेस है, मतलब जब तक इससे पहले वाली प्रोसेस से रॉ मटेरियल बनकर मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं उसमें आगे काम नहीं कर सकता हूं। तो मैं डिपेंडेंट हूं मेरे फेलो प्रोसेस पे। अब वो फेलो प्रोसेस ने मटेरियल बनाकर नहीं दिया जिसकी वजह से मेरी लेबर खाली बैठी थी, और अब जब उन्होंने मटेरियल बनाकर दिया तो मुझे अपने लेबर से ओवर टाइम करवाना पड़ रहा है। तो ये जो ओवर टाइम प्रीमियम होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, ओवर टाइम वेजेस में नॉर्मल वेजेस इज नॉट द एडिशनल कॉस्ट। व्हाट इज द एडिशनल कॉस्ट? ओवर टाइम प्रीमियम। दैट ओवर टाइम प्रीमियम विल बी चार्ज टू दैट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। If the overtime is worked on account of abnormal conditions such as flood, earthquake, strike, lockout, etc., ये तो abnormal cost है, it will be debited to costing P&L account, है ना। If the overtime is worked regularly due to shortage of labor, मतलब लेबर की शॉर्टेज के वजह से अगर मैं ओवरटाइम करवा रहा हूँ,
मतलब मेरे यहाँ पे जो लेबर है वो हमेशा शॉर्ट ही रहती है, जितनी ज़रूरत है उससे कम ही लेबर मेरे यहाँ पर है, तो फिर मैं क्या करूँगा, उसको मैं ट्रीट करूँगा एज ए नॉर्मल लेबर कॉस्ट और उसका एब्जॉर्प्शन करूँगा मैं ओवरऑल। मतलब मेरा नॉर्मल वेज रेट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब मेरी आदत ही है 10 लोगों का काम मैं 8 लोगों से ही करवाता हूँ, लेकिन 8 लोगों को मैं ज़्यादा पे करूँगा, तो वो जो ज़्यादा मैं पे करूँगा ना वो मैं चार्ज करूँगा ओवरऑल प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर एक प्रोविजन है, एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वेयर अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे, ध्यान से पढ़ना, in any day or for more than 48 hours in any week, he shall in respect of overtime work be entitled to wages at the rate of twice of his ordinary wages। जितने उसके ऑर्डिनरी वेजेस हैं उसका डबल मिलेगा। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज अ लेबर लॉ, ये लेबर लॉ के हिसाब से लिमिट ध्यान रखना क्या कहा है, 9 आवर्स इन एनी डे और 48 आवर्स इन एनी वीक। किसी एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा, किसी एक हफ्ते में 48 घंटों से ज़्यादा, तो उसको क्या देंगे, डबल देंगे हम ओवर टाइम। आईसीआई मॉड्यूल का ये क्वेश्चन देखते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की प्रोविजन का, चेक कीजिएगा। मॉड्यूल ओपन करें, चलिए आईसीआई मॉड्यूल, योर आर यू, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, cost and management accounting, and then you go to employee cost and direct expenses. I will import it to my laptop, my iPad, import in the respective folder, and now I'll turn to illustration number 4. illustration number 4 ओवर टाइम का देखो, यही कंसेप्ट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है वही सारी चीज है। फैक्ट्री एक्ट का प्रोविजन आ गया, वापस पढ़ो, वेयर अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे और 48 आवर्स इन अ वीक, ही शैल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम वर्क शैल बी एंटाइटल्ड टू द रेट ट्वाइस ऑफ हिज ऑर्डिनरी वेज रेट। समझ में आ रहा है? चलो ये यहां पे इलस्ट्रेशन नंबर चेंज कर दिया, नए मॉड्यूल में इसको बना दिया इलस्ट्रेशन नंबर, नहीं यही है ना, 3 तो अलग है, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए देखें ये क्वेश्चन सभी जने। इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड फॉर रिपेयर ऑफ द कस्टमर्स इक्विपमेंट दैट टोटल ऑफ 154 लेबर आवर्स हैव बीन पुट इन एज डिटेल बिलो। तो आपके पास 3 अलग अलग वर्कर्स हैं, वर्कर ए, वर्कर बी और वर्कर सी, ठीक है। वर्कर ए जो है उसको आप पे कर रहे हैं 200 रुपए 8 घंटे का, तो आर्ली रेट निकाल लेते हैं सिर्फ अपने ज्ञान के लिए, 200 डिवाइडेड बाय 8 घंटे, मतलब आप उसको पे कर रहे हैं 25 रुपीज एन आवर, कितना, 25 रुपए घंटा। वर्कर बी को आप पे कर रहे हैं 100 रुपीज फॉर अ डे ऑफ 8 आवर्स, दैट मीन्स हिज आवर्ली रेट इज 12.5, एंड वर्कर सी इज पेड 300 फॉर 8 आवर्स, हिज आवर्ली रेट इज 37.5। जनरली जिसको हम ज्यादा पे करते हैं उसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ वर्कर होते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर। समझ में आ रहा है? अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर, इस तरीके से हम लोग यहां पर पे करते हैं। क्लियर हुआ? नाउ क्या, बहुत बढ़िया, चलिए आगे। अब तीनों वर्कर्स का आपको वर्क डायरी दिया है, इस वर्क डायरी में लिखा है कि किस वर्कर ने कितने कितने घंटे काम किया है। समझ में आ रहा है? किस वर्कर ने कितने कितने घंटे काम किया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को। इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एन एम्प्लॉय कॉन्सिलिएशन, मतलब हम एम्प्लॉइज को अवार्ड ऑफर कर रहे हैं, द वर्कर्स आर टू बी पेड डीएनएस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिगर्स रिलेटिंग टू ईच मंथ विच वर्क्स आउट टू 968 फॉर द रिलेवेंट मंथ। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज वर्कर ए बी सी, हर एक वर्कर को महंगाई भत्ता मिल रहा है 968 रुपए एक महीने का, ठीक है, 968 रुपीज पर मंथ, ओके। The DNS allowance is payable to all the workers irrespective of wage rate if they are present or on leave with all the wages on working days, okay. Sunday is a weekly holiday and each worker has to work for 8 hours on all weekdays and 4 hours on Saturday। अब कंपनी की पॉलिसी समझना, कंपनी की पॉलिसी है कि संडे को तो छुट्टी है भाई साहब, सैटरडे को हाफ डे है, 4 घंटा काम हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे
मंडे टू फ्राइडे 8-8 घंटे की ड्यूटी है। पॉलिसी समझ में आई? द वर्कर इज हाउएवर पेड फुल वेजेस फॉर सैटरडे। तो भले ही सैटरडे को 4 घंटे काम हो रहा है, पर बेटा जी सैटरडे को आपको पैसा पूरे 8 घंटों का मिलेगा। ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट इफ अ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे और 48 आवर्स इन अ वीक। ये प्रोविजन किस चीज का है? ये प्रोविजन है फैक्ट्रीज एक्ट का। ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी रेट इफ अ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे और 48 आवर्स इन अ वीक। ओके, excluding holidays, the total number of hours work out to 176 in the relevant month. The company's contribution to PF and ESI are all absorbed into wages. So the total number of hours work out to 176 in the relevant month. मतलब एक महीने में कितने घंटे काम हो रहा है? 176 आवर्स काम हो रहा है। अब यहां से एक डेटा लिखाते हैं, ठीक है? समझना, हमारे पास नॉर्मल वेज रेट तो है बेटा जी। अब इसके अलावा हम लोग यहां पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डियरनेस अलाउंस पर आवर। चाहे वर्कर ए हो या फिर वर्कर बी हो या फिर वर्कर सी हो, हम इन तीनों को डियरनेस अलाउंस मंथली कितना पे कर रहे हैं? 968 रुपीज। और एक महीने में कितने महीने काम करवा रहे हैं? 176 आवर्स। तो 968 रुपीज डिवाइडेड बाय 176 आवर्स, मतलब डियरनेस अलाउंस इज 5 रुपीज 50 पैसे पर आवर। चेक करिएगा, 5 रुपए 50 पैसे पर आवर, ये डियरनेस अलाउंस है। तो अब अगर मैं किसी भी वर्कर का वेज रेट निकालूंगा ना, नॉर्मल वेज रेट, तो वो टोटल वेजेस कैसे निकालूंगा मैं? टोटल वेजेस इज इक्वल टू नॉर्मल वेज पर आवर प्लस डियरनेस, प्लस करना था, मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, प्लस डियरनेस अलाउंस पर आवर। समझ में आया? कैलकुलेट द वेजेस पेएबल टू ईच वर्कर। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें इनके टाइम को देखकर यहां पर निकालना है कि ओवर टाइम कितने घंटों का है, और उसके बेसिस पर हम इनके आवर्स कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है? ओवर टाइम कितने घंटों का है, उसके बेसिस पर हम आवर्स यहां पर कैलकुलेट करेंगे। सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर इस प्रोविजन में एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है जो आपको यहां पर भी दिखाई देगी, तो मैं इसीलिए इसको मॉड्यूल से रेफर करवा रहा हूं। सभी जने फोकस कीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले वर्कर ए का कैलेंडर देखते हैं। वर्कर ए ने मंडे को 10.5 घंटे काम किया, 10.5 आवर्स काम किया। नॉर्मल वर्क है 8 घंटे का, नॉर्मल वर्क होता है 8 घंटे का। तो आप ये मत कहना कि सर ओवर टाइम 2.5 घंटे का मिलेगा। फैक्ट्रीज एक्ट क्या कहता है? 9 आवर्स तक ओवर टाइम कंसिडर नहीं किया जाता है, 9 आवर्स के ऊपर ओवर टाइम कंसिडर होता है। तो 10.5 घंटे में बेटा जी ओवर टाइम कितने घंटे का होगा? 1.5 आवर्स का। चेक कर लो, ओवर टाइम कितने घंटे का होगा? 1.5 आवर्स का। मॉड्यूल ने थोड़ा अलग तरीके से किया, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? ट्यूसडे को कोई ओवर टाइम है? नहीं है। वेडनेसडे का ओवर टाइम 1.5 आवर्स, थर्सडे का ओवर टाइम 0.5 आवर्स, फ्राइडे का ओवर टाइम 1.5 आवर्स और सैटरडे को कुछ नहीं है। तो अब एक बार इसका टोटल लेते हैं, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5 और 1.5, मतलब 5 घंटे का ओवर टाइम बन रहा है। मतलब बेटा जी वर्कर ए ने जो 49 आवर्स काम किया ना, ये चेक करिए, मॉड्यूल का आंसर मैं दिखा रहा हूँ, 49 आवर्स में से 5 घंटे का ओवर टाइम बनता है। बाकी 49 माइनस 5 44 आवर्स का नॉर्मल आवर रेट बनता है। मतलब अगर मैं यहां पर वर्कर ए का पेमेंट निकालूंगा तो वर्कर ए का मैं नॉर्मल वेजेस निकालूंगा कितने आवर्स का? 44 आवर्स का। और मैं ओवर टाइम वेजेस निकालूंगा कितने आवर्स का? 5 आवर्स का। और मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे? ओवर टाइम के रेट से। वर्कर ए का नॉर्मल वेज रेट क्या है? व्हाट इज आवर्ली वेज रेट? 25 रुपीज, ठीक है। लेकिन 25 रुपीज में हमें क्या ऐड करना है? डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस कितना है? 5.5। तो 25 प्लस 5.5 होता है 30 रुपीज 50 पैसे। ये चेक करिए, मॉड्यूल से मैं पूरा क्वेश्चन चेक करवा रहा हूं। 30 रुपीज 50 पैसे। तो नॉर्मल वेज रेट
हम लेंगे 30 रुपीज 50 पैसे, और ओवर टाइम की वेज रेट है डबल, तो इंटू 2 यहां पर मैं लूंगा 61 रुपीज। तो वर्कर ए के टोटल वेजेस कितने हुए, 44 इंटू 30.5, ये हुआ बेटा जी 1342, और 5 इंटू 61 ये हुआ बेटा जी 305, और टोटल कितना हुआ 1342 प्लस 305 1647। एक बार पहले आंसर टैली करवा दूं फिर बताता हूं मॉड्यूल ने किया क्या है। 1647। अब मॉड्यूल ने क्या किया है, लेट मी एक्सप्लेन। अगर ये समझ में आए तो आप समझ जाएंगे। मॉड्यूल ने क्या किया है, ओवर टाइम वेजेस को अलग से निकाला ही नहीं है। तो सर क्या किया उन्होंने, ये देखो, कॉन्सेंट्रेट करो। एज पर ICAI study material, what they have done, they have taken 44 hours as normal hours plus ये जो 5 घंटे ओवर टाइम है ना, जिसका आप डबल वेजेस दे रहे हो, उन्होंने वेज रेट डबल करने की जगह आवर्स को कर दिया है डबल। मतलब 5 इंटू 2 बन जाएंगे 10, और इन टोटल आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल वेज रेट 30.5 से। मतलब ICAI के हिसाब से कैलकुलेशन है कि 44 प्लस 10 54 घंटों का पेमेंट होगा 30 रुपीज 50 पैसे के हिसाब से। कैलकुलेट करके देख लो, 54 इंटू 30.5 ये भी होता है 1647। आप अगर मॉड्यूल में देखोगे ये फिगर रही 54 की। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या किया, अंशुल सर ने तो ये किया है, मॉड्यूल ने वो किया। सिंपल सी चीज़ है, अंशुल सर ने वेज रेट को डबल किया है, मॉड्यूल ने वेज रेट को 30.5 रख के आवर्स को डबल किया है। बस इतना सा डिफरेंस है, इतनी सी चीज़ आपको समझनी है और कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं वर्कर बी पे। बेटा जी वर्कर बी ने तो यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया है, 1 घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं किया। देख लो जरा, 9 आवर्स पर डे होने पर ओवर टाइम होता है डैश 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 डैश। पर सर सैटरडे को तो सर 8 घंटा काम किया है, और हमारी कंपनी की पॉलिसी है सर सैटरडे को तो 4 घंटा काम ही होता है। सैटरडे को तो भी फैक्ट्रीज एक्ट सैटरडे संडे में भेदभाव नहीं करता। फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है, फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे। तो वर्कर बी का देख लो, ओवर टाइम कुछ भी नहीं है, कोई भी ओवर टाइम नहीं है। तो वर्कर बी ने जो 48 आवर्स काम किया है, ये पूरे के पूरे 48 आवर का पेमेंट किस रेट से मिलेगा, नॉर्मल वेज रेट से मिलेगा। 48 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज वेज रेट, 12.5। ये हो गया आंसर यहाँ पर 600 रुपये। चेक कीजिए, मॉड्यूल से एक एक आंसर चेक करवा दूंगा। अच्छा सॉरी, मैंने गलत कर दिया, 12.5 प्लस 5.5, 12.5 प्लस 5.5 DNS अलाउंस 18 रुपये, माई बैड। 48 इंटू 18 रुपये, तो इसका टोटल अमाउंट होगा 864। ये चेक कीजिएगा 864। नो ओवर टाइम, बिकॉज किया ही नहीं है कुछ ओवर टाइम। करेक्ट। अब हम आते हैं वर्कर सी के कैलकुलेशंस में। नॉर्मल वेजेस, ओवर टाइम वेजेस, आवर्स निकालने पड़ेंगे, उसको मल्टीप्लाई करते हैं वेज रेट से। वर्कर सी के नॉर्मल वेज रेट है 37.5 और DNS अलाउंस है 5.5। 37.5 प्लस 5.5, टोटल वेज रेट होगा 43। नॉर्मल वेज रेट 43, तो ओवर टाइम होगा 86 रुपीज। चेक कीजिएगा, क्लियर है, पक्का। ये देखिए 43, क्लियर हो गया। चले आगे। अब वर्कर सी के कैलकुलेशंस में आते हैं। पहले डेली का कैलकुलेशन निकालते हैं। 9 आवर्स से ज्यादा ओवर टाइम 1.5 घंटा डैश, 1.5 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा डैश, तो 1.5 इंटू 2 3 प्लस 0.5, 5 घंटे ओवर टाइम दिख रहा है। चेक कीजिएगा सभी जने, कितने घंटे ओवर टाइम दिख रहा है, 5 घंटे ओवर टाइम दिख रहा है। 5 घंटे ओवर टाइम दिख रहा है। वर्कर सी का ओवर टाइम है 5 आवर्स। अब यहां पर अमेंडमेंट आएगा, रुक जाना मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर अमेंडमेंट आएगा। अब मेरे क्वेश्चन में और ICAI के क्वेश्चन में डिफरेंस है, इसलिए कह रहा हूं मैं एक पॉइंट को, एक लाइन को हाईलाइट कर रहा हूं।
इसमें से भी एक पार्ट को हाईलाइट कर रहा हूं। ICAI ने अपने रीसेंट मॉड्यूल में क्वेश्चन में से इस पार्ट को उड़ा दिया है। अब मैं अपने ही क्वेश्चन का ये वाला पार्ट ICAI मॉड्यूल से हाईलाइट कर रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो मेरा ग्रीन कलर वाला हाईलाइटेड पार्ट है, 48 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, वो मॉड्यूल ने उड़ा दिया है। मॉड्यूल में वो पार्ट नहीं है। चेक करना, इफ अ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे और 48 आवर्स इन अ वीक, he will be entitled to twice the rate of overtime. मॉड्यूल ने क्या कर दिया? If a worker works for more than 9 hours in a day, that's all. तो अब मैं आपको इसका कॉन्सिक्वेंस बताता हूं क्या होगा। मैंने जब ये क्वेश्चन क्लास में पढ़ाया तो मैंने क्या कहा, वर्कर सी का हम लोग चेक करेंगे। डेली बेसिस पे ओवर टाइम कितना हो रहा है? 5 घंटों का हमने निकाल लिया। वीकली बेसिस पे ओवर टाइम कितना हो रहा है? कुछ भी गलत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, दोनों गलत नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छी बात है ना, दो चीजें पढ़ के हो रही है आपके। वीकली बेसिस पे ओवर टाइम कितना है आपका? फैक्ट्रीज एक्ट कहता है 48 आवर्स इन अ वीक, एक्चुअल आवर्स है 57 माइनस 48, मतलब यहां पर होता है 9 घंटे। तो हमने क्लास में जब ये क्वेश्चन पढ़ा है तब, या अगर ये वाला क्वेश्चन आया विद दिस प्रोविजन जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, तो बेटा जी ओवर टाइम हम कितना लेंगे? 9 घंटे का ओवर टाइम लेंगे। हाउ मेनी आवर्स ऑफ ओवर टाइम आर वी गोइंग टू कंसीडर? 9 आवर्स ऑफ ओवर टाइम। लेकिन मॉड्यूल के अंदर 48 आवर्स की रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है। मॉड्यूल के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? ओवर टाइम मिलेगा अगर आप किसी एक दिन 9 घंटे से ज्यादा काम करेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ओवर टाइम कितना मिलेगा? 5 घंटे मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये रिवीजन के लिए मैं आपके सामने ये चीज लाना चाहता था, इसीलिए मैंने ये लाइन रखी है, जस्ट टू सिंक विद ICAI मॉड्यूल। मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं, मैं यहां पर 5 घंटा ही ओवर टाइम पकड़ूंगा। लेकिन आई होप आपको समझ में आया, आपको सुनाई दिया और समझ में आया कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और एग्जाम के अंदर रिक्वायरमेंट ये आती है कि भाई साहब यहां पर जो है वो 48 आवर्स की भी रिक्वायरमेंट कंसिडर करनी है, तो फिर आपको डेली बेसिस या वीकली बेसिस विच एवर इज हायर कंसिडर करना पड़ेगा दोस्त। उस केस में 9 घंटे की रिक्वायरमेंट आएगी। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अभी यहाँ पर 9 नहीं आएगी, अभी यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में सिर्फ ICAI का लिमिट ले रहे हैं, 5 घंटे का ओवर टाइम आएगा। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उसको बेटा जी 5 घंटे का ओवर टाइम। टोटल कितना काम किया बेटा जी उसने? 57 आवर्स। तो 52 आवर्स का नॉर्मल वेजेस पे करूँगा, तो 52 इंटू 43 ये होगा 2236 और 5 इंटू 86 ये होगा बेटा जी 430 और दोनों की टोटल होगी 2666। ये किसके हिसाब से है? ICAI स्टडी मटेरियल। मैं फिर से कह रहा हूं, अंशुल अग्रवाल का आंसर और ICAI का आंसर गलत नहीं है, ये दोनों सही है, अपनी अपनी जगह दोनों सही है, डिफरेंस क्वेश्चन में है। समझ में आ रहा है? और अगर मैं मेरे क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूं तो वहां पर क्या आएगा? नॉर्मल ओवर टाइम वेजेस। ओवर टाइम वेजेस कितने घंटे के आएंगे बेटा जी? 9 घंटे के। तो नॉर्मल वेजेस कितने के मिलेंगे? 57 माइनस 9 48 आवर्स। ये बेटा जी हम लोगों ने क्लास में किया है, चेक करना सभी जने, जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझसे कॉस्टिंग किया ये चेक करना। तो 48 इंटू 43 बेटा ये होगा 2064, 9 इंटू 86 बेटा जी ये होगा 774, दोनों के टोटल अगर आप लेंगे 2838। समझ में आ रहा है? पुराने मॉड्यूल्स अगर आप चाहें तो खोल के देख लेना, पुराने मॉड्यूल्स के अंदर अभी भी 2838 है। पुराने मॉड्यूल्स में अभी भी वो लाइन है 9 आवर्स अ डे और 48 आवर्स इन अ वीक। लेकिन नए मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने चेंज किया। काफ़ी बार बच्चा पूछता है ना, सर मॉड्यूल में चेंज किया है, ये रहा चेंज आप लोगों के सामने। समझ में आया? ये रहा चेंज आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को इतना घुस के ना देखना पड़े, इसीलिए तो हम लोग टीचर बनते हैं ना। आप लोगों के बिहाफ पे हम लोग मॉड्यूल क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि आपको इतना घुस के ना देखना पड़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियोज का। लेबर टर्नओवर रेशियोज, दोस्तों हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज आते हैं जाते हैं। अब एक एम्प्लॉय जब हमारी कंपनी में ज्वाइन होता है तो ज्वाइन होने के बाद वो तुरंत हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। ज्वाइन होते से ही हमें उस एम्प्लॉय का फायदा नहीं मिलता है।
कब तक नहीं मिलता है? कब तक नहीं मिलता है? जब तक वो एम्प्लॉय हमारे कंपनी के प्रोसीजर से, सॉफ्टवेयर से, सिस्टम से, ऑपरेशन से यूज टू नहीं हो जाता है, एक्वेंटेड नहीं हो जाता है, तब तक हमें उसका फायदा नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? तब तक हमें उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। तो हमें यहां पर क्या समझना है? हमें यहां पर यह समझना है, हमें यहां पर यह देखना है कि हमारा लेबर टर्नओवर रेशियो कम से कम हो। एम्प्लॉयज़ अलग अलग मेथड्स यूज़ करती है, एम्प्लॉयर्स अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करती है। एम्प्लॉयज़ को बर्थडे पे गिफ्ट देना, एनिवर्सरी पे गिफ्ट देना, उनके छोटे छोटे सेलिब्रेशन को अपना सेलिब्रेशन बनाना, ताकि वो एम्प्लॉयज़ को खुश रख सके और उससे टर्नओवर कम हो। लेबर टर्नओवर रेशियोज निकालने के 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड जिसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं बेटा जी? रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब होता है कि कितने एम्प्लॉयज रिप्लेस हुए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन द रोल। अब रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? कोई जाएगा तो कोई आएगा, कोई जाएगा तो कोई आएगा, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। दूसरा सेपरेशन मेथड, कितने लोग हमसे दूर हुए, छोड़ के गए, सेपरेट हुए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन द रोल। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। क्या कहा बेटा जी मैंने? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, उसे कहते हैं एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन रोल। तीसरा है फ्लक्स मेथड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन द रोल। अब ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेस्ड का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट प्लस एडिशन। अब दोनों शब्दों में अंतर समझना। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है पहले कोई छोड़ के गया, उसकी जगह आया, मतलब कोई गया उसकी जगह आया, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। सिर्फ आया, इसको कहते हैं एडिशन। मतलब किसी की जगह पे नहीं आया, एक्स्ट्रा आया है, उसको कहते हैं एडिशन। और इन दोनों को अगर आप टोटल कर लोगे तो इसको कहते हैं एक्सेशन। एक्सेशन ये वर्ड आता है एक्सेस से। हाउ मेनी एम्प्लॉइज एक्सेस्ड आवर प्रीमाइसेस, एक्सेस्ड अस, उसको कहते हैं एक्सेशन। समझ में आया? और लास्ट में एक्सेशन मेथड। नाउ लेट्स कैलकुलेट आरटीपी 20 का, मे 20 का ये क्वेश्चन है। एक एक कर कैलकुलेशन करते हैं, सारे रेशियोज निकालते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेशियोज अंडर वेरियस मेथड। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 1 जनवरी 2005 इज 7600, मतलब ये हो गया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 31 दिसंबर एट द एंड ऑफ द ईयर। हम यहां पर निकाल लेते हैं एवरेज, तो 7600 प्लस 8400 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज यहां पर हुआ 8000 एम्प्लॉइज। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन द रोल 8000। ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर्स लेफ्ट, ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर्स लेफ्ट while 320 वर्कर्स वर डिस्चार्ज। अब समझना, 80 लोग छोड़ के गए, 300 लोगों को निकाला गया, डिस्चार्ज किया गया, मतलब टोटल हमसे सेपरेट कितने हुए? 400 लोग हुए। सबसे पहले मैं यह आंसर निकालता हूं सेपरेशन मेथड में। सेपरेशन मेथड, जो हमसे दूर हुए, कैसे दूर हुए? या तो खुद छोड़ के गए, वो है 80, या जिनको हमने निकाला वो है 320। सिर्फ शब्दों का खेल है दोस्त। सी फॉर कॉस्टिंग, सी फॉर कॉमन सेंस, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन द रोल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 400 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसका आंसर है 5%। तो सेपरेशन मेथड में मेरा आंसर है 5%। चेक करिएगा। 80 वर्कर्स लेफ्ट, 320 वर डिस्चार्ज, 1200 वर्कर्स वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर। ऑफ दीज 300 वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट्स। टोटल 1200 एम्प्लॉइज आए हमारी कंपनी में, जिसमें से 300 लोग क्यों आए? बिकॉज ऑफ एग्जिट्स। बिकॉज ऑफ एग्जिट्स मतलब रिप्लेसमेंट। दूसरा रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? कुछ लोग गए, उसकी वजह से आए। टोटल 1200 लोग, 1200 वर्कर्स वर रिक्रूटेड, मतलब रिक्रूटेड मतलब एडिड, मतलब ज्वाइंड। 1200 लोगों ने ज्वाइन किया हमें करंट ईयर में, जिसमें से 300 वर्कर्स वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट्स। 300 लोग हमें छोड़ के गए, जिनकी वजह से हमने रिक्रूटमेंट किया, मतलब ये है रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाइड बाय 100। 300 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर है बेटा जी इसका 3.75%। चेक करना।
3.75%। एक सवाल पूछूं मैं आप लोगों से यहाँ पर, शैल आई आस्क यू वन क्वेश्चन ओवर हियर, कैन यू टेल मी ये जो 1200 वर्कर्स है इसको हम क्या कहेंगे? ये जो 1200 वर्कर्स है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्सेशन। क्या कहेंगे बेटा जी? एक्सेशन। या एक्सेशन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ एक्सेशंस। एक्सेशन का मतलब है एडिशन प्लस रिप्लेसमेंट, एक्सेशन मेथड। तो 1200 लोग, अब ये 1200 में से 300 रिप्लेसमेंट की वजह से मतलब 900 एडिशन थे, डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 1200 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होता है बेटा जी 15%। चेक कीजिएगा। और लास्ट में होगा बेटा फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड क्या है? फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सेस्ड। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड हमने निकाला है 400 प्लस एक्सेस निकाला है हमने 1200 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 1600 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ आंसर हुआ 20%। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। चेक कीजिएगा सभी जने। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? सबको समझ में आ रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? पक्का? चलो मैं आगे। बहुत अच्छी बात। अब हम आते हैं लेबर रेम्यूनरेशन सिस्टम्स में। और लेबर रेम्यूनरेशन सिस्टम्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सिस्टम है वो है हाल्से एंड रोवन। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, सबसे इंपॉर्टेंट है हाल्से एंड रोवन। तो लेबर का जो रेम्यूनरेशन सिस्टम बनता है उसमें अलग अलग मोड्स होते हैं। एक होता है टाइम बेसिस, दूसरा होता है पीस वेजेस। टाइम वेजेस का मतलब होता है जहां पर एम्प्लॉय को आप वेजेस पे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम कैन बी ऑन आवर्ली बेसिस, ऑन डेली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस। दूसरा होता है पीस वेज रेट, जहां पर आप एम्प्लॉइज को पे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, या जिसको असाइनमेंट बेसिस पे भी कहते हैं, है ना। तो आप मुझे ये काम करके दीजिए, मैं आपको इस काम का इतना पेमेंट करूंगा। आप मुझे इतने यूनिट्स बना के दीजिए, मैं आपको पर यूनिट्स इतना पे करूंगा। लेकिन एम्प्लॉइज़ को अगर हम मोटिवेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एम्प्लॉइज़ आउट परफॉर्म करें, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करें, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करें, तो फिर हम एम्प्लॉइज़ के लिए कुछ एडिशनल इंसेंटिव्स लेकर आते हैं, एडिशनल बोनस लेकर आते हैं। और वो जो इंसेंटिव और बोनस का जो सिस्टम होता है उसमें से दो सबसे प्रोमिनेंट जो सिस्टम्स हैं, एक का नाम है हाल्से प्लान और दूसरे का नाम है रोवन प्लान। ठीक है, एक एक कर देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे से फोकस कीजिएगा। From the following data given below, calculate the comparative work cost। अब यहां पर देखो बहुत बढ़िया कॉस्ट शीट का रिवीजन होने वाला है। वर्क कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर अ जॉब इन फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी। मतलब मैं एक ही जॉब दो अलग अलग फैक्ट्री से करवा सकता हूं। मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं फैक्ट्री ए से करवा सकता हूं या फिर मैं फैक्ट्री बी से करवा सकता हूं। अब इस जॉब को करवाने के लिए मेरे पास दो अलग अलग फैक्ट्री के अल्टरनेटिव्स हैं, मुझे उसकी वर्क्स कॉस्ट निकालनी है। फैक्ट्री ए में हाल्से प्लान फॉलो होता है, जबकि फैक्ट्री बी में रोवन प्लान फॉलो होता है। स्टैंडर्ड टाइम 250 है फैक्ट्री ए का, एक्चुअल टाइम है 200। फैक्ट्री बी में स्टैंडर्ड है 240 घंटे, एक्चुअल है 210 घंटे। तो स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है कितने घंटे लगने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? कितने घंटे लगने चाहिए। और एक्चुअल आवर्स मतलब कितने घंटे लगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? टाइम सेव्ड। क्या कहेंगे बेटा जी? टाइम सेव्ड। नाउ अंडरस्टैंड, नाउ अंडरस्टैंड। आर्ली रेट्स दोनों का अलग अलग। अब देखो यार, सिंपल सी चीज है। सपोज करो टेस्ला है, ठीक है, टेस्ला को एशियन मार्केट को कैप्चर करना है। तो टेस्ला को एशियन मार्केट कैप्चर करने के लिए उसके पास दो अल्टरनेटिव्स है। पहला अल्टरनेटिव है कि या तो वो इंडिया में करे या फिर वो चाइना में प्रोडक्शन करे, राइट। तो वैसा ही क्वेश्चन है, दोनों के वेज रेट अलग है, मटेरियल कॉस्ट अलग अलग है, फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग अलग है। हमें सिंपली यहां पर पता है बेटा जी, बनानी है एक कंपैरेटिव कॉस्ट शीट।
चलो बेटा फटाफट बनाते हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। कॉस्टिंग की सबसे खास बात यही है, एज सच कोई फिक्स्ड फॉर्मेट्स नहीं है, कोई फिक्स्ड फॉर्मेट्स नहीं है। आप अपने दिमाग लगा कर ना जैसे चाहें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और आप मेरे डेली टारगेट्स देखिएगा, आपको वहाँ पता चलेगा कि मेरे डेली टारगेट्स के अंदर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने की ही एक सलाह दी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मटेरियल कॉस्ट है 10,000 और 9,000 रुपये। मटेरियल कॉस्ट 10,000 रुपये, 9,000 रुपये। मटेरियल कॉस्ट के बाद आएंगे वेजेस। वेजेस के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं, क्योंकि दोनों कंपनी में अलग अलग प्लान्स फॉलो हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस देते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट प्लस वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए नहीं है तो आपको जाकर क्या मिलेगी, प्राइम कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट मिलेगी बेटा जी, प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखा है, 150% ऑफ वेजेस, 133% ऑफ वेजेस, तो इट इज सम परसेंटेज ऑन वेजेस। तो मैं एक लाइन यहां पर ब्लैंक छोड़ता हूं और फिर जाकर मुझे मिलेगी यहां पर वर्क्स कॉस्ट। क्या मिलेगी बेटा जी, वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, वेजेस के लिए हम लोग बनाते हैं यहां पर वर्किंग नोट। जगह नहीं है, चलो यहां बना देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, फैक्ट्री ए वेजेस। फैक्ट्री ए के वेजेस निकालने हैं। फैक्ट्री ए में कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है बेटा जी, हालसे। सभी जने हालसे का फॉर्मूला बताएंगे। हालसे और रोमन दोनों के फॉर्मूला में अगर आप देखोगे 2 पार्ट्स होते हैं ना, चलो मैं दिखाता हूं फिर आपको बताता हूं। सबसे पहले आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर, ये तो हो गया नॉर्मल वेजेस, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर 2 लाइंस छोड़कर यही फॉर्मूला लिखता हूं फॉर फैक्ट्री बी, जहां पर फॉलो होता है रो 1, तो रो 1 का फॉर्मूला देखिएगा क्या है, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस रो 1 का फॉर्मूला क्या है, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर। तो अगर आप देखेंगे ना इन दोनों के फॉर्मूला का जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये है नॉर्मल वेजेस, और ये प्लस के बाद जो सेकंड पार्ट है ये है बोनस। ठीक है, हाल से का डेटा लिख लेते हैं और निकालते हैं। आवर्स वर्कड है 200, रेट पर आवर है 25 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड कितना है बेटा जी, 250 घंटों का काम 200 घंटों में किया है, मतलब 50 घंटे यहाँ पर सेव किया है, और आर्ली रेट है 25 रुपये। मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये रिवीजन लेक्चर्स है। नॉर्मल लेक्चर्स होते थे तो हम थोड़ा आराम से चलते थे, बट रिवीजन लेक्चर में तो आराम से चल ही नहीं सकते हैं। तो हाल से का टोटल वेजेस आता है 5625। चेक ऑल ऑफ यू। रो 1 में क्या है, आवर्स वर्कड 210, रेट पर आवर 30 रुपीज प्लस एक्चुअल आवर्स 210 अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स 240 अपॉन एक्चुअल आवर्स 210 इंटू टाइम सेव्ड 240 माइनस 210, 30 आवर्स सेव्ड इंटू रेट पर आवर 30 रुपीज। तो रो 1 के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, 210 इंटू 30 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 30 इंटू 30 900 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 210 मेमोरी प्लस मेमोरी रिटर्न। चेक कीजिएगा कितना आ रहा है। वापस चेक कर लेता हूं।
तो आपने यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करी है, ये जो पोर्शन है ना, यहां से हमें बोनस का परसेंटेज मिलता है 210 डिवाइडेड बाय 240। मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया, एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। क्या ब्लंडर किया मैंने, एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स 210 अपॉन 240। हाँ, तो 210 डिवाइडेड बाय 240 मतलब 87.5% आपको बोनस मिला, जबकि हाल से में बोनस सिर्फ 50% मिल रहा है। समझ में आ रहा है? 87.5 बोनस है, 7088। कभी कभी आंसर दिमाग में फिट होता है, 7088 और यहाँ का 5625। अब हम यहाँ पर निकालते हैं टोटल प्राइम कॉस्ट, 15625 16088। अब इसके ऊपर हमें फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करना है, वो है 150% 133%। तो 150% ऑफ 5625 133% ऑफ 7088 844। चेक करिएगा, 8438 15625 प्लस 8438 24063। चेक कीजिएगा सबका ये आंसर आया क्या, 24063। रोवन में वेजेस है 7088, उसका 133% 9427 है क्या, चेक कीजिए 9427। वन 33% ऑफ वेजेस, 7088 का 133%। चेक करिए, वन 6088 प्लस 9427 25515। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 10,000 9,000 ले लिया, डायरेक्ट वेजेस हमने निकाल लिया 5625 7088, प्राइम कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 150% ऑफ वेजेस, तो 5625 का 150% होता है 5625 इंटू 150%, तो ये होगा 8438 बराबर है। यहाँ पर है 133% ऑफ वेजेस, 7088 के वेजेस हैं इंटू 133%, यहाँ होगा 9427। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर और नॉट? सो दो अलग अलग लोकेशंस पे अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस आता है। दैट इज हाउ द कंपनीज डू कंपैरिजन एंड दैट इज हाउ द कंपनीज डिसाइड कि यार किस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, किस तरीके से हम लोग चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। टेस्ला अकॉर्डिंगली डिसीजन लेगा कि मुझे इंडिया में जाना है या फिर मुझे चाइना में जाना है। समझ रहे हो? क्लियर? चलें आगे। रिकॉर्डेड लेक्चर है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको कमेंट सेक्शन में डाल देना बेटा जी, बिल्कुल चिंता मत करना, जस्ट सिंपली पुट इन द कमेंट सेक्शन। हाल से रोवन का फॉर्मूला देखा, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। रोवन का आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। चेक कीजिएगा। चलो, आईसीआर स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन PYQ आ चुका है दिसंबर 2021 में, इजी पेपर था दिसंबर 21 का। पढ़ते हैं। अ स्किल्ड वर्कर इन XYZ इज पेड एट अ गारंटी वेज रेट ऑफ ₹30 पर आवर, कैन इट बी टेकन एज अ नॉर्मल वेज रेट? यस। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 4 hours. P, the machine man has been paid wages under Rowan incentive plan and he has earned an effective hourly rate of 37.5. Now how do you define this term इफेक्टिव आर्ली रेट? हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था, इट इज इक्वल टू टोटल वेजेस अपॉन टोटल आवर्स, जिसको मैं यहां पर थोड़ा इलेबोरेट करूंगा एक्चुअल आवर्स। टोटल वेजेस अपॉन टोटल आवर्स, जिसको मैं कहूंगा एक्चुअल आवर्स। क्लियर हो गया? पक्का?
बहुत बढ़िया. Now, what it says, what could have been his total earning? What could have been his total earning? क्वेश्चन को समझना, क्या होगी उसकी टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव आर्ली रेट हैड इट बीन पुट अंडर हालसे सिस्टम ऑफ 50%. अब हमारे पास यहाँ पर डेटा क्या क्या है. अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ तो मेरे पास नॉर्मल वेज रेट है 30 रुपीज़ पर आवर. मेरे पास स्टैंडर्ड आवर है 4 घंटे. एक्चुअल आवर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि एक्चुअल आवर नहीं है मेरे पास टाइम सेव्ड अवेलेबल नहीं है. चेक करो, एक्चुअल आवर्स भी नहीं है, टाइम सेव भी नहीं है. क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? क्या कैच होना चाहिए? सर एक चीज़ तो हमको पता है, हिस्टोरिकली जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? सर उसका एक्स होता है. अगर सर हम एक्चुअल आवर्स को यहाँ पर एक्स लेते हैं तो टाइम सेव का मतलब क्या होता है? कितना लगना चाहिए था? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस कितना लगा एक्चुअल आवर्स, तो ये होगा 4 माइनस एक्स. ये क्लियर है सर? फिर सर हमें रोवन के हिसाब से डेटा पता है, तो सबसे पहले ना अंशुल सर हम लोग रोवन का फॉर्मूला लिखेंगे. क्या होगा? टोटल अर्निंग्स अंडर रोवन. फॉर्मूला क्या है? आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस रोवन है एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स इनटू टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर. चेक करिएगा, फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं. टोटल अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स का फॉर्मूला ये यहां से निकालो. देखो, टोटल वेजेस कैन बी इक्वल टू इफेक्टिव आवर्ली रेट इनटू एक्चुअल आवर्स. तो 37.5 एक्स आवर्स वर्कड एक्स इनटू रेट पर आवर 30, एक्चुअल आवर अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स इनटू टाइम सेव्ड. टाइम सेव्ड हमने क्या निकाला है? 4 माइनस एक्स इनटू रेट पर आवर 30 रुपीज़. चेक कीजिएगा, 37.5x इक्वल्स टू 30x प्लस x अपॉन 4 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा? 30 इंटू 4 120 माइनस 30x. चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा. क्लियर हुआ सबको? पक्का? अच्छा, दूसरा तरीका भी है. दूसरा तरीका पता है क्या है? मैं ये 4 को और ये 30 को आपस में कैंसिल आउट कर दूं तो भी मेरा काम बन जाएगा. ये 4 को 30 को वो भी करके देखो, कोई यहां से भी आगे बढ़ सकता है. अल्टरनेटिवली मैं यहां से जाता हूं, 4 30 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 7.5. ठीक है जी, तो ये हो गया x इंटू 7.5 इंटू 4, ये हो गया 30 माइनस 7.5x. ऐसा भी चलेगा. समझ में आ रहा है? आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो भी चलेगा. जिस तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. क्लियर हुआ? देयरफॉर 37.5x इक्वल्स टू 30x प्लस 30x माइनस, अब यहां पर क्या होगा? 7.5x स्क्वायर, 7.5x स्क्वायर 37.5x इक्वल्स टू 30x प्लस 30x 60x माइनस 7.5x स्क्वायर. हम इसको डिवाइड करेंगे x से और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, एक ही मिनट रुक जाइए, 3. Therefore, actual hours is equal to 3 hours. Actual hours is equal to 3 hours. Check all of you. Actual hours is equal to 3 hours. Check all of you.
अब क्वेश्चन है, ये तो हमारे पास अब सारा डेटा आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल अर्निंग्स एंड इफेक्टिव आवर्ली अर्निंग्स अगर हम उसको पे करते हैं हाल से में। ठीक है, अब पूरा डेटा आ गया, तो टोटल वेजेस पेबल अंडर हाल से, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव कैसे निकलेगा? 4 घंटे का काम 3 घंटे में किया है, 1 घंटा टाइम सेव हुआ है, इनटू रेट पर आवर तो 90 प्लस इसका हुआ 15 रुपए। ये तो हो गया टोटल वेजेस। और अब हम निकालेंगे इफेक्टिव आवर्ली रेट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय आवर्स वर्कड 3, तो 105 डिवाइडेड बाय 3, 35 रुपीज। तो जहां पर वो रोवन में इफेक्टिवली कितना कमा रहा था 37.5, वहीं पर वो हाल से में कितना कमा रहा है 35 रुपीज पर आवर। Clear? And now the last question, which is based on employee turnover ratio, ICI module illustration number 1515। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट मॉड्यूल से ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। बेटा जी बहुत सारे सेशंस लेने वाला हूं मैं, आपको अभी भी बता रहा हूं। MCQ के अलग सेशंस होंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस के अलग सेशन होंगे। अभी MTPs आपकी आ रही है, MTP का टाइम टेबल रिलीज हो गया, आई एम श्योर सबको पता है। MTPs के ऊपर मैं अलग सेशन लूंगा। बहुत सारे सेशंस बेटा जी होने वाले हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, है ना। वी आर रियली गोइंग टू हैव लॉट एंड लॉट ऑफ सेशंस। जस्ट फोकस करो और बने रहो, ट्रस्ट करो, फोकस करो, बने रहो हमारे साथ, दैट्स ऑल। ठीक है, कम ऑन। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज वरीड अबाउट देयर increasing labor turnover in the factory, and before analyzing the causes and taking remedial steps, they want to have an idea of the profit foregone। foregone का मतलब क्या है? sacrificed as a result of labor turnover last year। तो एक कंपनी है जिसमें लेबर टर्नओवर काफ़ी हाई है, और वो लेबर टर्नओवर काफ़ी हाई होने के वजह से एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना। और ये नुकसान का आपको यहाँ पर बताना है कि भाई साहब ये चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं। लास्ट ईयर द सेल्स अमाउंटेड टू 83,03,300। पिछले साल का जो सेल्स है वो था 83,03,300 एंड द PV रेशियो इज 20%। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ PV रेशियो? अब यहाँ से आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ। PV रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि PV रेशियो गाइस इज नथिंग बट इट इज योर GP रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, है ना। तो ये 20%, मतलब जितना भी मैं सेल करता हूं उसका 20% मेरा मुनाफा होता है। द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉई फोर्स वॉज 4.45 लाख, 4,45,000। द एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉई आवर्स इंक्लूडेड 30 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग टू न्यू रिक्रूट, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ वर अनप्रोडक्टिव। अब समझना, ये जो 4,45,000 घंटे हैं, ये 4,45,000 घंटों का बाइफर्गेशन दिया है। द एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आर इंक्लूड 30 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स। ओके, ये जो ट्री डायग्राम बना रहा हूं ये बना लो, मॉड्यूल में नहीं दिया है। न्यू रिक्रूट्स 30,000 घंटे, लेकिन ये जो 30,000 घंटे आपने दिए हैं ना, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। जिसमें से ये क्या बोल रहा है? 30,000 घंटों में से हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव, मतलब 15,000 घंटे अनप्रोडक्टिव है, मतलब 15,000 घंटे प्रोडक्टिव है। ठीक है, बाकी का क्या है मेरे को नहीं पता, बाकी की फिगर है ये 4,15,000।
ठीक है, उसको अभी हम देखेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ डिलेज by personnel department in filling vacancies due to employee turnover, 1 lakh potentially productive hours excluding unproductive training hours were lost। इसका मतलब क्या है? देखो बेटा जी, जो अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं, ये अनप्रोडक्टिव आवर्स क्यों हुए हैं? ड्यू टू लेबर टर्नओवर। इसके अलावा और 1 लाख घंटों का नुकसान हो गया क्योंकि हमारे यहाँ वैकेंसी थी और वैकेंसी जल्दी भरी नहीं। मतलब मेरा टोटल लॉस जो हुआ है घंटों का, वो हुआ है 1,15,000 घंटों का। समझ में आया? क्लियर हुआ? मेरा टोटल लॉस हुआ है 1,15,000 घंटों का। ये 4,15,000 घंटों को मैं अज्यूम कर रहा हूँ प्रोडक्टिव आवर्स, क्योंकि यहाँ पर और कुछ कहा हुआ नहीं है। तो आप समझ रहे हो, अगर एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं होता था तो नए रिक्रूट्स नहीं होते थे, नए रिक्रूट्स नहीं होते थे तो ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती थी, ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती थी तो ये 15,000 घंटे भी वेस्ट नहीं होते थे। ना सिर्फ ये 15,000 घंटे वेस्ट हुए हैं, बल्कि इसके अलावा और 1 लाख घंटे वेस्ट हो गए क्योंकि हमारे HR डिपार्टमेंट ने देरी कर दी। ठीक है। The cost incurred consequent of labor turnover revealed the analysis of following। और एम्प्लॉयज़ के टर्नओवर की वजह से ये मेरी कॉस्ट हुई। ये जो कॉस्ट है ना, ये है एक्चुअल कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मतलब एम्प्लॉयज़ के जाने के वजह से मेरे को सेटलमेंट में 43820 देना पड़ा, मेरे को रिक्रूटमेंट में 26740 देना पड़ा, मेरे को सिलेक्शन में 12750 देना पड़ा और मेरे को ट्रेनिंग में 30490 देना पड़ा। मतलब एक्चुअल एक्सप्लिसिट कॉस्ट है 113,800। ये क्लियर हो गया? अज्यूमिंग दैट पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब ये जो 1,15,000 घंटे लॉस हुए ना एज एन एम्प्लॉय टर्नओवर, कुड हैव बीन सोल्ड एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस। अगर वो यूज़ होते थे तो मैं उतना ही पैसा कमा सकता था जितना मैंने अभी कमाया है। फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉरगॉन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। तो हमें प्रॉफिट फॉरगॉन निकालना है। सबसे पहले दो डेटा, प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं, अनप्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं। ये देखिए, प्रोडक्टिव आवर्स 4,30,000 घंटे। ये देखिए प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं, 4,30,000 घंटे। अनप्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं, 1,15,000 घंटे। ये क्लियर हो गया? अब हम निकालेंगे एम्प्लॉय टर्नओवर की कॉस्ट। लेबर टर्नओवर की वजह से हमारा कितना खर्चा हुआ, वो हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको यहां सिंपल तरीका बताता हूं, मॉड्यूल से भी सिंपल। टोटल कॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो उनके जाने की वजह से हमें एक्चुअल में खर्चा लगा वो, प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट का एक और नाम क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना वो। ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमने निकाली है, ये देखो बेटा जी 113,800। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कैसे निकालेंगे, अब समझना। जो भी प्रोडक्टिव टाइम हुआ, उस प्रोडक्टिव टाइम के अंदर हमने इतने का सेल किया, जिस पे 20% का हमने पीवी रेशियो अर्न किया, प्रॉफिट अर्न किया। मतलब कितने का ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया हमने, ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड इन 4,30,000 आवर्स। कितने का अर्न किया, 83,03,300 का 20%, 16,60,660 रुपये। 16,60,660 रुपये का जीपी अर्न किया हमने, 16,60,660। लेकिन ये जीपी हमने तब अर्न किया जब हमारे कितने प्रोडक्टिव आवर्स थे बेटा जी, 4,30,000 प्रोडक्टिव आवर्स। और अनप्रोडक्टिव है 1,15,000 घंटे। मतलब अगर ये 1,15,000 घंटे वेस्ट नहीं होते थे तो मैं और कितना पैसा कमा लेता था। I would have made an additional sales on which I would have earned additional 20% GP. Therefore, my total opportunity profit would have been 444,130. Therefore, it would have been total 557,930. चेक करो आंसर मैच हो रहा है क्या, 557,930। चेक ऑल ऑफ यू, check all of you।
चेक कीजिएगा। चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर हुआ सभी को? तो हमारा जो टोटल लॉस है, टोटल लॉस कैसे निकलेगा? एक जो पैसा जेब से एक्चुअल में बाहर गया वो, और दूसरा जो पैसा जेब में आ सकता था लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई साहब हमारे एम्प्लॉयज के कुछ अनप्रोडक्टिव आवर्स रहे 1,15,000 घंटे। तो दैट इज अवर टोटल लॉस। चेक ऑल ऑफ यू। सो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक 2024। इसी के साथ एक और टॉपिक हमारा यहां पर होता है समाप्त। थैंक यू वेरी मच सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने कॉन्फिडेंस को डिफाइन करें कमेंट सेक्शन में ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10। अगर कम कॉन्फिडेंस है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस है 7, 8, 9, 10। डिफाइन करें कॉन्फिडेंस। आने वाले दिनों में टारगेट दूंगा, इस चैप्टर पे टेस्ट होने वाली है, बने रहिएगा। मटीरियल कॉस्ट खत्म होता है, एम्प्लॉय कॉस्ट ये चैप्टर हमारे यहां पर खत्म होता है। ग्रुप 2 की हमारी बैच चालू हो रही है, चालू हो गई है मतलब आज से। ये बैच अगर सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट के लिए कोई भी ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकता है। सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, कॉम्बो भी कर सकते हैं, टोटली चॉइस है आपकी। जाने से पहले बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप इस अटेम्प्ट में अपना बेस्ट नहीं देते हैं ना, तो आप तैयार रहिएगा कि अगले अटेम्प्ट में और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ दी बेस्ट अटेम्प्ट, उसके बाद एक विशियस साइकिल में अटक जाता है। जाने से पहले कहूँगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। कहता था, कहता हूँ और कहता रहूँगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर से मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, तब तक गुड डे, शब्बा खैर।